वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 6 वर्क एंड एनर्जी के शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चंस को पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लेते हैं और इनका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं और इनको तैयार कर लेते हैं तो ये आपकी पेपर की तैयारी के लिए काफ़ी हेल्प करेंगे आपकी। चलिए तो चैप्टर 6 के शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं और रीड करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे क्या पूछा गया है। A car is moving with a constant speed along a straight road. Is there any work done on the car? एक कार स्ट्रेट रोड के ऊपर कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है। आपसे ये पूछा गया है कि क्या कार के ऊपर कोई वर्क डन हो रहा है? अगर हो रहा है तो बताएं, अगर नहीं हो रहा तो तब भी आपने बताना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वर्क डन किसी भी बॉडी के ऊपर कब होता है। काम की डेफिनेशन को जब हम फिजिक्स में देखते हैं तो वर्क यानी काम फिजिक्स के मुताबिक तब होता है जब फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की मोशन में चेंज पैदा करती है। जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाई जाती है और उसकी मोशन चेंज हो जाती है तो तब हम कहते हैं कि अब इसमें वर्क प्रोड्यूस हो रहा है। अगर उसकी मोशन चेंज नहीं हो रही तो हम कहते हैं कि उसमें वर्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा, फिजिक्स ये कहती है। और मोशन चेंज तब होती है जब बॉडी की स्पीड या डायरेक्शन चेंज करती है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है कि वर्क फिजिक्स में तब होता है जब फोर्स के लगने से बॉडी की मोशन चेंज होती है। और वर्क का फार्मूला आपने याद रखना है कि वर्क डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है। एक तो फोर्स के ऊपर, जो उसके ऊपर लगेगी तो तभी उसकी मोशन चेंज होगी। दूसरा डिस्प्लेसमेंट, जो कि फोर्स के लगने से वो कवर करेगा। अब इस सिचुएशन को देखें जो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दी गई है, जिसमें कार स्ट्रेट रोड के ऊपर कांस्टेंट स्पीड वो स्पीड है जो कि चेंज नहीं हो रही। अगर कार 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ मूव कर रही है तो वो उसी स्पीड के साथ मूव करती जा रही है, उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, उसकी स्पीड कांस्टेंट है और वो स्ट्रेट रोड के ऊपर मूव कर रही है, यानी कि उसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही। तो इसमें वर्क डन कैसे प्रोड्यूस हो सकता है? जाहिर सी बात है, जो कि हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि वर्क डन तभी प्रोड्यूस होगा जब बॉडी की स्पीड या डायरेक्शन चेंज करेगी। इस सिचुएशन में ना ही स्पीड चेंज हो रही है और ना ही डायरेक्शन चेंज हो रही है, दोनों चीजें क्या है, कांस्टेंट है। तो वर्क डन भी प्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन इस क्वेश्चन को आप पेपर में अटेम्प्ट किस तरह से करेंगे और इसका आंसर कैसे करेंगे? व्हेन अ कार मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो। जैसा कि कार कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है, यानी उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो वेलोसिटी के चेंज ना होने से उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा। एक्सेलरेशन भी बॉडी का क्या होगा, जीरो होगा। और जब हम न्यूटन के सेकंड लॉ के थ्रू F इज इक्वल टू एम ए में एक्सेलरेशन की वैल्यू को जीरो कर देंगे तो फोर्स भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जब उस बॉडी के ऊपर फोर्स से जीरो हो गई है तो वर्क डन का फार्मूला W इज इक्वल टू एफ डी भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि फोर्स के जीरो होने से वर्क डन भी जीरो हो गया, यानी उस बॉडी के ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लग रही और ना ही वो बॉडी वर्क डन कर रही है। बज़ाहिर हम इस कार को मूव करता देख के ये कह सकते हैं कि वो वर्क कर रही है, लेकिन जब हम फिजिक्स इसकी पढ़ते हैं तो फिजिक्स के मुताबिक यहाँ पे कोई वर्क डन नहीं हो रहा और तब तक नहीं होगा जब तक वो बॉडी अपनी स्पीड चेंज नहीं करेगी या फिर डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 से आपने ये पॉइंट याद रखना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर वर्क डन तब प्रोड्यूस होगा जब फोर्स के लगने से उस बॉडी की मोशन चेंज हो जाए। मोशन कैसे चेंज होगी, या तो उसकी स्पीड चेंज होगी या फिर डायरेक्शन चेंज होगी, और अगर ये चीजें कांस्टेंट हैं तो फिर वर्क डन नहीं होगा, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 के केस में देखा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 2 को रीड करते हैं कि क्वेश्चन 2 में आपसे क्या पूछा गया है। डज द वर्क डन इन रेजिंग अ बॉक्स अप इन अ बिल्डिंग डिपेंड अपॉन हाउ फास्ट इट इज रेज्ड अप, थ्रू विच पाथ, टू हाउ मच हाइट। एक बॉक्स को बिल्डिंग में हाइट पर उठाया गया है ऊपर की तरफ, और फिर आपसे पूछा गया है कि इस सिचुएशन में वर्क डन किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्या वर्क डन इस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि स्पीड कितनी है उसको ऊपर ले जाने के लिए, या फिर वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। पाथ मतलब कि उसको कैसे ऊपर लेके जा रहे हैं आप लोग, सीधा लेके जा रहे हैं, स्टेयर्स के थ्रू लेके जा रहे हैं, लिफ्ट का आप यूज कर रहे हैं, उसका पाथ क्या है, उसका रास्ता क्या है ऊपर लेके जाने का उसको। और तीसरी चीज आपसे हाइट पूछी गई है कि क्या हाइट के ऊपर वर्क डन डिपेंड कर रहा है इस सिचुएशन में। तो आपने बस डिपेंडेंस का बता देना है पॉइंट्स की फॉर्म में। तीन चीजों का आपसे जो पूछा गया है, पहली स्पीड, दूसरा पाथ और तीसरी हाइट। जैसा कि वर्क डन का फार्मूला हम पढ़ के आ चुके हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है,
और फार्मूले से ही क्लियर है कि वर्क डन डिपेंड करेगा फोर्स के ऊपर और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। यहाँ पे कहीं पे भी स्पीड का जिक्र नहीं है, तो पहली चीज तो रॉन्ग हो गई कि स्पीड के ऊपर वर्क डन डिपेंड ही नहीं करता। पहली चीज कैंसल। दूसरी चीज आपसे ये पूछी गई थी पाथ, क्या पाथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है? तो पाथ के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता, क्योंकि फार्मूले से हमें नजर आ रहा है कहीं पे भी पाथ का जिक्र नहीं है। तीसरी चीज हाइट आपसे पूछी गई थी, तो वर्क डन हाइट के ऊपर डिपेंड करेगा। अब W इज इक्वल टू एफ डी वाले फार्मूले में कहीं पे भी हाइट का जिक्र नहीं है, लेकिन वर्क डन फिर भी हाइट पे डिपेंड कर रहा है। हम कैसे कह रहे हैं कि हमने जब वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वाले फार्मूले को डिराइव किया, आगे फोर्स की वैल्यू को mg पुट किया, तो हमारे पास एक फार्मूला आया है वर्क इज इक्वल टू mgh, और ये फार्मूला वर्क के फार्मूले से ही डिराइव किया गया है। और इस फार्मूले के थ्रू हम कह रहे हैं कि वर्क डन जो है वो हाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट आपने डिपेंडेंस बतानी थी, तो आपने याद रखना है कि वर्क डन स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वर्क डन पाथ के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता, वर्क डन डिपेंड करता है हाइट के ऊपर, और वो इस फार्मूले से आप एक्सप्लेन कर देंगे। चलें तो क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं और रीड करते हैं कि क्वेश्चन 3 में आपसे क्या पूछा गया है। वर्क डन ऑन द बॉडी ईदर स्पीड्स इट अप, slows it down. Keeping in mind, explain how much work is done by centripetal force on an orbiting satellite. अब जो पहली लाइन और पहली स्टेटमेंट आपको दी गई है वर्क डन से रिलेटेड, उसको कहा गया है कि आपने उसको माइंड में रखना है। तो पहले उसको समझेंगे, पहली आपको स्टेटमेंट क्या दी गई है क्वेश्चन 3 में। स्टेटमेंट दी गई है कि वर्क डन जिस भी बॉडी के ऊपर होगा वो उसकी स्पीड को या तो ज्यादा कर देगा या कम कर देगा, यानी कि उसकी स्पीड चेंज कर देगा। हम क्वेश्चन 1 से ही इसको पढ़ के आए हैं कि वर्क डन जिस भी ऑब्जेक्ट जिस भी बॉडी के ऊपर लगता है वो उसकी मोशन को चेंज करता है, यानी कि स्पीड को भी चेंज करता है। तो यही आपसे कहा गया है कि आप इस पॉइंट को माइंड में रखें, और फिर आपसे क्वेश्चन किया गया है कि इस पॉइंट को माइंड में रखते हुए आप क्वेश्चन का आंसर करें। और क्वेश्चन आपसे ये किया गया है कि सेंट्रीपिटल फोर्स कितना वर्क डन करती है ऑर्बिटिंग सैटेलाइट के ऊपर। सेंट्रीपिटल फोर्स, ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, इन दोनों टर्म्स का आपको पता होना चाहिए। ऑर्बिटिंग सैटेलाइट वो सैटेलाइट है जो अर्थ के अराउंड एक सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करती है। ये पॉइंट आपने माइंड में रख लिया। फिर उसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इस सैटेलाइट को सर्कुलर मोशन में घुमाती है, और आपसे क्वेश्चन यही किया गया है इन दोनों टर्म्स से रिलेटेड कि सेंट्रीपिटल फोर्स कितना वर्क डन करती है सैटेलाइट के ऊपर। तो इसका आंसर आप कुछ इस तरह से देंगे, द वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट इज 0। तो सेंट्रीपिटल फोर्स ऑर्बिटिंग सैटेलाइट के ऊपर कोई वर्क डन नहीं करती, वर्क डन 0 होता है। पहले तो आपने सीधा जवाब दे दिया। अब इसको आपको समझना आपके लिए भी जरूरी है, और आपने चेकर के लिए भी रीजन लिखनी है ताकि उसको पता चले कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप ऐसे ही जवाब नहीं दे रहे। आपने बिकॉज लगा के आके रीजन लिखनी है कि आप ये बात कैसे कह रहे हैं। द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे लगती है सैटेलाइट की डायरेक्शन ऑफ मोशन के। सिंस द फोर्स डज नॉट स्पीड अप और स्लो डाउन द सैटेलाइट, नो वर्क इज डन। अब हमने ऑर्बिटिंग सैटेलाइट को समझा तो देखा कि ऑर्बिटिंग सैटेलाइट कांस्टेंट स्पीड के साथ सर्कुलर पाथ में घूमती है, यानी उसकी स्पीड चेंज नहीं होती। तो यही तो पॉइंट आपको बताया गया था क्वेश्चन नंबर 3 के स्टार्ट में कि वर्क डन तब होगा जब बॉडी की स्पीड चेंज होगी, लेकिन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट की तो स्पीड ही चेंज नहीं हो रही, वो तो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है। जब ऑर्बिटिंग सैटेलाइट की स्पीड ही चेंज नहीं हो रही तो उस पर कोई वर्क डन भी नहीं होगा। तो जो पॉइंट आपको बताया गया था वो आपने जस्ट माइंड में रखना है कि स्पीड चेंज होगी तो तब वर्क डन होगा। एक्सप्लेनेशन के लिए आप साथ में ये फार्मूला भी लिख सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो 90 डिग्री के एंगल पे लगती है, लेकिन बिल्कुल भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, जस्ट सिंपल सा है। आपको क्वेश्चन समझ आ जाए तो आप आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 4 आपको एक डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है, रीड करते हैं, समझते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। A car has kinetic energy EK. By what factor its kinetic energy will change if its velocity is doubled? Simply क्वेश्चन 4 को मैं आपको समझाऊं तो इतना सा पूछा गया है आपसे कि अगर हम कार की वेलोसिटी को डबल कर दें तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितने गुना बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले से आप इसको सॉल्व करेंगे कि वेलोसिटी को डबल करने से काइनेटिक एनर्जी कितने गुना बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आप लिखेंगे हाफ mv²। अब इसमें v जो है वो क्या है, वेलोसिटी, और हमें कहा गया है कि वेलोसिटी क्या हो गई है, डबल हो गई है। ये चीज हमें गिवन है, हम v की जगह 2v यानी डबल वेलोसिटी पुट कर देंगे। और वेलोसिटी को डबल करने के बाद जब हम
इसको काइनेटिक एनर्जी के फार्मूला में पुट करेंगे कि हम न्यू काइनेटिक एनर्जी अब निकाल पाएं जिसकी वेलोसिटी डबल है। तो सॉल्व करने पर हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो 4 हाफ mv² है। हाफ mv² क्या है? काइनेटिक एनर्जी। तो वेलोसिटी को डबल करने से काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स बढ़ गई है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, जस्ट आपने काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में v की जगह 2v पुट कर देना है और सॉल्व करके इसको एक्सप्लेन कर देना है। इसी तरह आपने डेरिवेशन करनी है। तो चले आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम गन, bullet penetrates into sand wall and it stops. Where does its kinetic energy used? एक बुलेट को गन से फायर किया जाता है और वो बुलेट जाके सैंड वॉल के अंदर घुस जाती है और स्टॉप हो जाती है। आपसे ये पूछा गया है कि आप बताएं इस सारे प्रोसेस के अंदर बुलेट की काइनेटिक एनर्जी कहाँ कहाँ यूज हो गई है, क्योंकि जब बुलेट गन से निकलती है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। आपने बताना है कि वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ कहाँ यूज हो गई है। इसका आंसर आप कुछ इस तरह से लिखेंगे, द बुलेट्स काइनेटिक एनर्जी इज यूज्ड इन ओवरकमिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द सैंड। सबसे पहले तो बुलेट की काइनेटिक एनर्जी रेजिस्टेंस को कम करने में लग गई। जब वो गन से निकलकर सैंड वॉल तक गई और उसके अंदर उसने घुसने की कोशिश की तो सैंड वॉल जो थी उसने उसको रोका। उसी रुकावट को कम करने के लिए बुलेट की काइनेटिक एनर्जी वहां पे यूज हो गई। बाकी जो बच गई वो कुछ हीट में, कुछ साउंड में और कुछ सैंड पार्टिकल्स को पुश करने में यूज हो गई। तो जस्ट आपने काइनेटिक एनर्जी का यूज बताना था, इसको आपने एज इट इज याद कर लेना है। क्वेश्चन 6 की तरफ चलते हैं और रीड करते हैं। क्वेश्चन 6 में आपसे क्या पूछा गया है? An LED light bulb has an efficiency of 80%. Does it violate conservation of energy principle? आपसे क्वेश्चन ये किया गया है कि अगर एलईडी लाइट बल्ब की एफिशिएंसी 80% है तो क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट करते हैं या नहीं? तो इसका सिंपल आंसर ये है कि नो, इट डजंट वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एलईडी लाइट बल्ब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट नहीं करते। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट करने का क्या मतलब है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो ना करना, उसको तोड़ देना। तो ऐसा एलईडी लाइट बल्ब नहीं करते। आपको पता होना चाहिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है क्या। एनर्जी को ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, जस्ट इसकी फॉर्म चेंज होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, और यही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ है। एलईडी लाइट बल्ब में 80% इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट में कन्वर्ट होती है, बाकी 20% एनर्जी हीट की फॉर्म में चली जाती है। तो टोटल एनर्जी क्या रहती है? कंजर्व रहती है। तो क्वेश्चन 6 में आपने पहले यस और नो में आंसर करना है, जिसका आंसर नो है फिर उसके बाद आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताना है और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है। क्वेश्चन 7 की तरफ चलते हैं, रीड करते हैं। क्वेश्चन 7 में क्या पूछा गया है? हाउ डज यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कंट्रीब्यूट टू रिड्यूसिंग इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कंपेयर टू नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज? क्वेश्चन 7 में दो तरह के रिसोर्सेज, एक रिन्यूएबल और दूसरा नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज का बताया गया है और फिर पूछा गया है कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो है वो कैसे इन्वायरमेंट को फायदा पहुंचाते हैं और कैसे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज के मुकाबले में ज्यादा बेटर है, ज्यादा अच्छे हैं। तो आपको पता होना चाहिए पहले कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज क्या है और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज क्या है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में हमारे लाइक सोलर, विंड, हाइड्रो पावर, ये सारे क्या आ जाते हैं? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में। वो एनर्जी सोर्सेज जो नेचुरल तरीके से कॉन्टिन्यूसली वापस आ जाते हैं। इसके ऑपोजिट नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज वो होते हैं जो एक दफा अगर यूज हो जाए तो खत्म हो जाते हैं, जैसा कि कॉइल, ऑयल और नेचुरल गैस वगैरह। तो क्वेश्चन ये किया गया था कि रिन्यूएबल सोर्सेज को यूज करना क्यों बेटर है और इससे एनवायरमेंट को क्या फायदा होता है। इसके लिए आप हेडिंग्स देके आंसर को एक्सप्लेन करेंगे। तो रीजन आप इस तरह से लिखेंगे कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो हैं वो फ्यूल्स को बर्न नहीं करते, जिससे हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस नहीं होती, एयर पोल्यूशन नहीं होगी, तो एनवायरमेंट को क्या होगा? फायदा होगा। इसके ऑपोजिट नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज जैसा कि कॉइल हो गया, ऑयल हो गया, जब वो बर्न होते हैं तो हार्मफुल गैसेस को रिलीज करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई या अदर गैसेस। तो उन गैसेस की वजह से एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचता है। तो इसीलिए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को यूज करना हमारे माहौल को फायदा पहुंचाता है। क्वेश्चन 8 की तरफ आते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 7 से ही रिलेटेड है। Will we eventually rely entirely on renewable energy sources? क्या हम सारा का सारा renewable energy sources के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं कि हम सिर्फ उन्हीं को यूज करें क्योंकि उनसे हमारे माहौल को फायदा हो रहा है और हार्मफुल गैसेस भी नहीं प्रोड्यूस हो रही और एयर पोल्यूशन भी नहीं हो रही?
तो क्या हम सारा का सारा उन पे डिपेंड कर सकते हैं कि हम सिर्फ उन्हीं को यूज़ करें और दूसरे जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज़ हैं जैसे कि कोयल, ऑयल वगैरह उनको यूज़ ना करें? आपने अपना आंसर करना है कि अगर हम करते हैं ऐसा तो क्यों करते हैं और अगर नहीं करते तो तब भी आपने रीज़न बतानी है। तो इसका आंसर ये है कि फ्यूचर में हम ज़्यादातर रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करेंगे क्योंकि ये क्या है कि इससे हमारे एनवायरनमेंट को फ़ायदा होता है। लेकिन अभी हम पूरा का पूरा उन पे डिपेंड नहीं कर सकते कि हम सिर्फ उनको यूज़ करें, हमें साथ-साथ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज़ को भी यूज़ करना होता है। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन 8 को इसके आंसर को रीड कर लेना है नोट्स से, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आपने 1-2 पॉइंट्स इसके याद रखने हैं और रीज़न अपनी वर्डिंग में भी आप दे सकते हैं। क्वेश्चन 9 की तरफ चलते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए, क्वेश्चन 9 में देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। How can increasing the power of a machine impact its energy consumption? क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि अगर किसी मशीन की पावर को बढ़ा दिया जाए तो उसकी एनर्जी की कंजम्पशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कि वो जितनी एनर्जी यूज कर रही है क्या उस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा अगर हम उसकी पावर को इंक्रीज कर देते हैं। तो इसका आंसर ये है कि इंक्रीजिंग मशीन पावर लेट्स इट टू डू वर्क फास्टर। अगर हम किसी मशीन की पावर को इंक्रीज करेंगे तो इससे क्या होगा कि वो मशीन ज्यादा जल्दी काम करेगी। सो इट यूजेस एनर्जी मोर क्विकली, तो उसे जो एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी वो जल्दी जल्दी उस एनर्जी को यूज कर लेगी। इवन इफ द टोटल एनर्जी फॉर द जॉब स्टेज द सेम, लेकिन टोटल एनर्जी जो उसे प्रोवाइड की गई थी वो सेम ही रहेगी, जस्ट उसने उस एनर्जी को जल्दी जल्दी से यूज कर लिया क्योंकि उसकी पावर इंक्रीज हो गई है, वो जल्दी जल्दी काम कर रही है, तो जो एनर्जी उसे दी गई है वो एनर्जी को जल्दी जल्दी यूज कर रही है। फिर आप ये फार्मूला पावर वाला लिखेंगे कि हायर पावर होने का क्या मतलब है। हायर पावर होने का मतलब ये है कि ज्यादा एनर्जी का यूज करना पर सेकंड, एक सेकंड में ज्यादा एनर्जी का यूज करना। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 9 को एक्सप्लेन करके लिखेंगे। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, और देखते हैं कि क्वेश्चन 10 में आपसे क्या पूछा गया है। अ परपेचुअल इंजन हैज एन एफिशिएंसी इक्वल टू 1, व्हाई इट विल नॉट वर्क? एक इंजन का आपको बताया गया है जो कि परपेचुअल इंजन है जिसकी एफिशिएंसी 1 होती है, इक्वल टू 1 यानी 100% एफिशिएंसी होती है, लेकिन वो काम क्यों नहीं कर सकता? आपने इसकी रीजन बतानी है। परपेचुअल इंजन क्या है कि वो इंजन जो हमेशा चलता रहे, जिसमें एनर्जी लॉस ही ना हो। लेकिन फिजिक्स के मुताबिक हर एनर्जी कन्वर्जन में कुछ ना कुछ एनर्जी हीट या फिर दूसरी फॉर्म्स में जरूर वेस्ट हो जाती है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी मशीन को जितनी एनर्जी दे रहे हैं वो उससे ज्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस करे और कोई लॉस भी ना हो। तो परपेचुअल इंजन रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसा कोई इंजन नहीं है जिसकी 100% एफिशिएंसी हो और जो ज्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस करे और कोई एनर्जी का लॉस भी जिसमें ना हो। हर इंजन में एनर्जी का लॉस भी होता है और हर इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं होती। तो ये छोटा सा आंसर है, इसको आपने रीड आउट कर लेना है नोट्स से। नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है जहां से आप आज के लेक्चर के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर 9 की प्लेलिस्ट को भी असेस कर सकते हैं और अपनी पेपर की तैयारी को अच्छा कर सकते हैं।